हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। और आप लोगों को बता दूं कि आज एक बहुत ही स्पेशल डे है आप लोगों के लिए। कुलदीप सर की एक बहुत बड़ी मैराथन होने वाली है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, उस तरह के क्वेश्चन जो है सर ने आपके लिए लेकर आए हैं। तो 2 बजे उसके अंदर में भी जरूर जुड़िएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारे आज के सेशन के साथ में। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स के काफी सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। जिन्होंने भी ऑलरेडी सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ भी ऊपर कर दीजिए फ्रेंड्स। मैं देखना चाहूंगा कि लॉयल बच्चे कितने हैं जिन्होंने यहाँ पर में ऑलरेडी अपना अपना योगदान दे दिया है, जिनके वजह से और ज्यादा हमें एनर्जी मिलती है। चलिए तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, देखिए आनंद मठ, ठीक है। इसके ऊपर में फ्रेंड्स अब तक 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं टीआरई के अंदर में, 4 बार, ठीक है, आनंद मठ के ऊपर में। तो आनंद मठ कौन सी शताब्दी में लिखी गई थी? पहले पॉइंट 18वीं शताब्दी में लिखी गई थी, ये याद रख लेना आप लोगों ने, क्या पता पूछ ले। आनंद मठ, ठीक है, सन्यासी विद्रोह के बारे में है। सन्यासी विद्रोह हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सन्यासी विद्रोह उसके बारे में दी गई है, ठीक है। इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया था? इस किताब को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इन्होंने लिखा था, सन्यासी आंदोलन के बारे में इसको लिखा गया है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को मैंने बिना ऑप्शन के आप लोगों के लिए जानबूझ के लगाया है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसको ऑप्शन के साथ में दिखाऊंगा। ये इसलिए क्योंकि जितने भी बच्चे कल रात में क्लास में थे, पेड क्लास के अंदर में, वो बच्चे, इनको ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूं उनको लिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने लोग एग्री करते हैं? हाथ ऊपर कर दो जो कल बच्चे क्लास में थे, ठीक है। रात में इतना याद कर लिया है आप लोगों ने, बार बार रिवीजन करवा के आपको याद करवा दिया कल पेड क्लास के अंदर में, कि आपको बिना इस ऑप्शन के भी बस ये नाम दिया जाए तो भी आप लोग आंसर कर पाओगे। देखिए यहाँ पर में सरवन फिन यादव ने बता दिया है, ठीक है। देखिए कई सारे बच्चे हैं, तो उनको बिना ऑप्शन के भी अब वो कर देंगे, बिना ऑप्शन के, बिना लिस्ट 2 के भी कर देंगे, बिना लिस्ट 2 की भी जरूरत नहीं है उनको। अगर कुंवर सिंह बोला जाएगा तो वो जगदीशपुर लगा देंगे आराम से, ठीक है, जगदीशपुर, ठीक है, आरा, बिहार लगा देंगे आराम से वो लोग, जो जो भी चाहिए। बेगम हजरत महल बोलेंगे लखनऊ लगा देंगे वो लोग, ठीक है, लखनऊ लगा देंगे। बख्त खान, ठीक है, खान, ठीक है, खान बहादुर खान जो है, खान बहादुर खान के लिए वो लोग बरेली लगा देंगे डायरेक्टली, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर में मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद लगा देंगे, सबसे खतरनाक वाला दुश्मन जिसको माना था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए अर्नव जी ने भी यहाँ पर मैं बता दिया है कि कल क्लास के अंदर में सारा याद हो चुका था। तो कुंवर सिंह, ठीक है, जगदीशपुर आरा, एक ही जोड़ी 3 के साथ में, बेगम हजरत महल, ठीक है, लखनऊ में, खान बहादुर खान बरेली से, और फैजाबाद से थे अहमदुल्ला खान। ओके चलिए बहुत बढ़िया। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों ने आंसर जो है वो लगा दिया, आप लोग जो है कर लिए है इसको आप लोगों ने। अब मैं आप लोगों को ऑप्शन के साथ में दे देता हूं, अब ऑप्शन के साथ में आप लोग लगा दीजिए। चलिए अब दे दीजिए टीम पोल, अब लीजिए आप लोगों के लिए पोल भी लगा दिया, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने, ठीक है, आंसर मेरे ऑप्शन देने के पहले ही आप लोगों ने आंसर्स भी लगा दिए थे। तो आप लोगों को आप बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। चलिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं जी सर याद है सब, बहुत बढ़िया। माला कुमारी जी भी बोल रहे हैं। तो मतलब हमारी जो मेहनत है, जो हम लोग रोज पढ़ रहे हैं क्लास में, वो सफल हो रही है। तो कुंवर सिंह की जोड़ी जो है फ्रेंड्स वो लगने वाली है, एक ही जोड़ी 3 के साथ में। ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए और बी एलिमिनेट हो गया। 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। बेगम हजरत महल जो है ये लखनऊ से थी, ठीक है, तो 4 के साथ में, ठीक है, अभी तक तो सही है। खान बहादुर खान जो है बरेली से थे, 2 फैजाबाद से, मौलवी अहमदुल्ला, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, खत्म, ठीक है। इस तरीके से 88% लोगों ने सही आंसर कर दिया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। चलिए अब आई थिंक ये एटलीस्ट याद हो गया आप लोगों को, और ये पूरा का पूरा भी कल मैंने आप लोगों को याद करवाया है, ठीक है, कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। इलाहाबाद से कौन थे? इलाहाबाद से कल हमने देखा था लियाकत अली है, लियाकत अली, तो प्लीज इसको भी याद रख लेंगे। बाकी बच्चे एक बार लिख भी दीजिए लियाकत अली। इलाहाबाद जो है ये वॉर हेडक्वार्टर बना था। जब 1857 का विद्रोह हुआ, तो 1857 के विद्रोह के अंदर में थोड़े समय के लिए युद्ध मुख्यालय कौन सा था? तो इलाहाबाद था। लॉर्ड जो कैनिंग थे उन्होंने बनाया था, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? निर्विरोध
आप ऐसा समझ लीजिए कि आप लोगों की जो है एग्जाम में फॉर एग्जांपल आप जिस भी कैटेगरी के लिए भर रहे हो, ठीक है, जिस भी 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 जिसके लिए भी भर रहे हो, ठीक है, उसके लिए 10,000 पोस्ट निकली फॉर एग्जांपल, और बच्चों ने भरा ही 9,000, ठीक है, तो भाई आप लोगों को तो आप लोग तो ऐसे ही सिलेक्ट हो जाएंगे अगर मान लो मिनिमम क्राइटेरिया ना रखा जाए तो कोई उनके सामने खड़ा हुआ ही नहीं, निर्विरोध चुन लिए गए, कोई उनके अपोजिट में खड़ा ही नहीं हुआ, चुनाव हुआ ही नहीं, तो निर्विरोध चुन लिए गए, कोई आया ही नहीं उनके सामने खड़ा होने के लिए। ओके, तो नीलम, संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से निम्नलिखित में से कोई नहीं, तो बताइए जल्दी से। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है, आप लोगों को इनके बारे में दो चीजें याद रखनी है। पहली बात, ठीक है, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के खिलाफ चुनाव हार गए थे। ये चुनाव हार गए थे एक समय में। क्या इन्होंने हिम्मत हार गई? क्या इन्होंने जो है घर बैठ गई है कि भाई मैं तो हार गया, मैं तो नहीं, अब नहीं खेल रहा मैं, ठीक है, और वो उन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया? नहीं, डटे रहे। ये लोकसभा के स्पीकर भी बने, लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष भी बने, और उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में ये निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति में। जो चुनाव वो हारे थे उसके अंदर में टॉप कर लिया उन्होंने, ठीक है, जो चुनाव हारे थे उसमें टॉप कर लिया। ऐसे ही समझ सकते हैं ना हम लोग, निर्विरोध चुने गए तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, बिना कोई उनके अपोजिशन में खड़े हुए, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ये याद रखना है आप लोगों ने। लोकसभा के स्पीकर भी थे ये, ठीक है। चलिए, तो 1977 के अंदर में ये चुने गए थे, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। जाकिर हुसैन के खिलाफ चुनाव हारे थे, ठीक है, लेकिन बाद में जब 1977 में खड़े हुए तो उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। नाउ, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी, ये बता देंगे आप लोग। आज देखिए आप लोगों का, मैं आपको बता दूं कि आज कुलदीप सर की क्लास है, ठीक है, तो कुलदीप सर की जो आज क्लास है आप लोगों की, ठीक है, आप लोगों का अगर 3,000 बच्चे जो है उसके अंदर में आप लोग रहते हो कम से कम मिनिमम, ठीक है, मैं आपको बता दूं 3,000 प्लस बच्चे रहते हैं, तो आपके लिए पक्का एक ऐसी टेस्ट हम लोग लेकर आएंगे जिसके अंदर में कुलदीप सर और मेरी जो क्लास है, ठीक है, उसका पूरा कंबाइन जो निचोड़ है, जैसे मैंने जो आपको पढ़ाया होगा 2-3 दिन के अंदर में, कुलदीप सर ने जो आज आप लोगों को बड़ी मैराथन के अंदर में जो पढ़ाया होगा, उसको मिलाकर एक आपके लिए टेस्ट जो है वो बनाएंगे। तो सभी बच्चे वहां पर में मौजूद रहेंगे, ठीक है, लाइव। बहुत मेहनत की है कुलदीप सर ने, पिछले 3 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग सब लोग उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइव मौजूद रहे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, उसकी जो जनरल असेंबली होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है, मतलब जितने भी देश होते हैं सारे देश के मेंबर्स उसके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता कोई ना कोई देश जो है वो करता है। तो ये अध्यक्षता भारत के पास में थी, तो भारत की तरफ से विजय लक्ष्मी पंडित को हमने बनाया था अध्यक्ष, ठीक है, तो ये पहली महिला बन गई थी, ठीक है, जिन्होंने अध्यक्षता की थी। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। प्लीज इसको याद रख लिएगा आप लोग, ठीक है। तो 1953 के अंदर में, ठीक है, पहली महिला विजय लक्ष्मी पंडित, ये याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी ये, ठीक है, 1953 के अंदर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मार्क करो इस क्वेश्चन को। नाउ, आप लोगों में से कितने लोगों ने रुस्तम मूवी देखी है? एक फन फैक्ट बताता हूं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने रुस्तम मूवी देखी है, ठीक है, तेरे संग यारा, वो, ठीक है, खुश रंग बहारा, वो पूरी मूवी थी, अगर आप लोगों में से किसी ने देखी है मूवी, तो वो एक्चुअल जो है ना जो है उसके ऊपर में आधारित है, बट उसमें जो मूवी में दिखाया गया है वो 50% ही ट्रू है, ठीक है, लेकिन वो हुई थी घटना, ठीक है, उस तरीके की। पूरा जो उसमें जो उसको रोमांटिसाइज किया गया वैसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो घटना घटी थी, ठीक है। तो जो रुस्तम था उसको आप लोगों को उस मूवी में दिखाया गया कि जो निचली अदालत है उसने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, ठीक है, बट ऐसा उसके आगे का कहानी आपको नहीं पता। उसके आगे की कहानी ये थी कि उनको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने उनको जो है उम्र कैद की सजा दे दी थी, ठीक है, हाई कोर्ट ने उनको सजा दे दी। पंडित जवाहर, क्योंकि वो सेना के जो है अधिकारी थे, नौसेना के अधिकारी थे, उनके पास में बहुत सारे राज थे उनके पास में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, विजय लक्ष्मी पंडित को बॉम्बे प्रांत का, महाराष्ट्र का जो है उस समय में, ओके, गवर्नर बनाकर भेजा, और विजय लक्ष्मी पंडित ने उनको जो है क्या कर दिया था, उनको पार्डन कर दिया था, उनको माफी दे दी थी, क्योंकि गवर्नर के पास में भी माफी का अधिकार होता है। तो विजय लक्ष्मी पंडित जब महाराष्ट्र की गवर्नर बनी बाद में जाकर, तो उन्होंने उनको माफी दे दी थी, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये केस हुआ था एक्चुअल में, विजय लक्ष्मी पंडित थी जिन्होंने उनको माफी दे दी थी। वो मूवी जो थी ना उसके आगे में जो हुआ था वो मैंने आपको बताया कि आगे में क्या हुआ था,
ठीक है, तो गवर्नर के पास में, ये याद रखना है आप लोगों ने, गवर्नर के पास में पार्डन पावर होती है, ये भी आप लोगों को सीखने के लिए मिल गया। कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राज्य का गवर्नर क्षमादान दे सकता है, पार्डन दे सकता है? बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी के सभी। ठीक है जी, आर्टिकल नंबर 161 है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ऐसा ही एक आर्टिकल जो है आप लोगों का राष्ट्रपति के पास में भी होता है। तो राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत क्षमादान या पार्डन दे सकता है? 72 के तहत। वेरी गुड। तो देखिए, चलो मैं अब आप लोगों को यहां पर मैं बात निकली है तो बता ही देता हूं कि राष्ट्रपति अगर चाहे, ठीक है, राष्ट्रपति को लगता है, ऑब्वियस ही बात है कि वो सिफारिश जो नीचे सरकार होती है उसकी सिफारिश पर ही देता है, कैबिनेट की सिफारिश पर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 72 के तहत अगर उसको लगता है कि किसी को क्षमादान देना है तो दे सकता है, किसी की इवन फांसी को भी रोक सकता है। ठीक है, लेकिन जो राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल, ये याद रखना है आप लोगों ने, राज्यपाल आर्टिकल नंबर 161 के तहत आपके जो लाइफ इंप्रिजनमेंट होती है, ठीक है, उम्र कैद की सजा, वहां तक की सजा को जो है माफ कर सकता है, डायरेक्ट माफ कर सकता है, छोड़ सकता है कि भाई बस खत्म। कोई ऐसा भी नहीं कि कम करे, कम भी कर सकता है वो, लेकिन उसके पास भी इतनी शक्ति है कि वो माफ भी कर सकता है, उसको छोड़ दो करके। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति के पास में क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल के पास में 161 की। क्या कल ये मैं क्वेश्चन ले लूं आप लोगों के लिए एक? ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन 72 161 ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? चलिए ये बताइए, 45वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। और आई होप आप सभी लोगों ने जो 10,000 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर में आप लोग एनरोल हो गए होंगे। ठीक है, जो बच्चे हो चुके हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि कितने सारे हजारों क्वेश्चन अब तक अपलोड हो चुके हैं और भी कंटिन्यूअसली हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उसके अंदर में 50,000 का इनाम रखा था। वेरी गुड अर्णव ठाकुर, क्या बात है। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों को याद रखना, सबसे कट्टर दुश्मन जो है किसको मानना था उन्होंने? मौलवी अहमदुल्ला शाह को माना था। मौलवी अहमदुल्ला शाह कहां से बिलोंग करते थे? फैजाबाद से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, फैजाबाद से। ठीक है, लड़ते लड़ते लखनऊ तक भी पहुंच गए थे एक समय में। ये सबसे कट्टर दुश्मन अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला शाह को माना था। ठीक है, 45वीं बीपीएससी का जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का, तो इसको याद रखेंगे। सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से आप लोगों के जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए जाए। नाउ, आप लोगों का बरेली से कौन लड़ रहे थे? बरेली से लड़ रहे थे खान बहादुर खान, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। ठीक है, रोहिलखंड के पुराने शासक थे ये। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने इनके बारे में क्या कहा था कि सबसे करेजियस मैन, जिसके अंदर में बहुत सारी एबिलिटी है, ठीक है, एक अदम्य साहस की महान क्षमताओं के एक व्यक्ति के रूप में, कठोर दृढ़ संकल्प और विद्रोहियों के बीच में अब तक का सबसे अच्छा सैनिक, किसको माना था इन्होंने? इन्होंने, अंग्रेजों ने माना था मौलवी अहमदुल्ला शाह को, और सबसे कट्टर दुश्मन मानते थे उनको। ठीक है, नाउ 1809 में राजा राम मोहन रॉय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? ठीक है, एक्चुअली ये जो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट है ना, ये इंग्लिश वर्जन है इसका, इंग्लिश वर्जन। ठीक है, अंग्रेजी इंग्लिश वर्जन है, अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश वर्जन। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन है। एक्चुअल में ये जो पुस्तक थी उसका नाम था तोहफत उल मुवाहिदीन। ठीक है, तोहफत उल मुवाहिदीन, जो मुवाहिद है उन लोगों के लिए तोहफा। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, मोनोथिस्ट का मतलब होता है एकेश्वरवादी। ठीक है, एकेश्वरवादी, मोनोथिस्ट, उनके लिए तोहफा, तोहफत उल मुवाहिदीन। तो वो उन्होंने लिखी थी फारसी भाषा में, तोहफत उल मुवाहिदीन। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तोहफत उल मुवाहिदीन फारसी भाषा की पुस्तक। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है आप लोगों का क्या होता है? ठीक है, तोहफत उल मुवाहिदीन का, तोहफत उल मुवाहिदीन का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। उन्होंने एक्चुअल में लिखी थी फारसी भाषा में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? राजा राम मोहन रॉय ने। तोहफत उल मुवाहिदीन किसने लिखी? राजा राम मोहन रॉय ने। कौन सी भाषा में लिखी थी? सबसे पहले फारसी भाषा में। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी। आप लोगों को सभी को बता दूं कि आज 2 बजे साइंस की मैराथन होने वाली है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुलदीप सर आपको पढ़ाने वाले और बहुत मेहनत की है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति आपके लिए इतनी मेहनत करता रहे, आप लोगों के लिए एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि सर के क्लास के अंदर में लाइव आए। ठीक है, और जितना ज्यादा शेयर हो सकता है शेयर करेंगे। आज 3,000 प्लस का टारगेट सर ने लिया हुआ है। कम से कम 4 से 5 दिन रात एक कर दी सर ने आप लोगों के लिए। तो सभी लोग अपनी अपनी मेहनत करेंगे, ज्यादा ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे उस सेशन को जाकर, और सर का मनोबल बढ़ाएंगे। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन बीपीएससी ऑडिटर के अंदर में आया था, ठीक है, 2021 में। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ बीएचओ एग्जाम के अंदर में 2024 में, अभी अभी, ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। आपका पढ़ाया हुआ याद हो जाता है, आपकी आवाज में मैजिक है। श्रेयांशी ब्लॉग जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट में भी एक अलग तरीके का मैजिक है, ठीक है, जो और ज्यादा एनर्जी देता है। अराउंड ने भी यहाँ पर में लिख दिया है हडसन एंड निकलसन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मतलब आपको याद हो गया था कल रात में ही, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकलसन, ठीक है, ये दो व्यक्ति थे जो दिल्ली के प्रभारी बनाकर भेजे गए थे, ठीक है। हडसन ने, आप लोगों को याद है हडसन ने क्या किया था, ठीक है, हडसन ने बहादुर शाह जफर के 3 बच्चों को, 3 लड़कों को जो है खूनी दरवाजे के पास में मार दिया था उनको, ठीक है। तो किसने खूनी दरवाजे के पास में बहादुर शाह जफर के जो है लड़कों को मार दिया था, ठीक है, हडसन ने, लेफ्टिनेंट हडसन ने, ठीक है, और वो भी उनके निर्वस्त्र करके मारा था उनको, ठीक है। ये भी मतलब एक आगे की बात है कि उनको निर्वस्त्र कर दिया था पहले, मारने से पहले, ठीक है। तो जॉन निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन, ये दो अधिकारी थे, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा फिर आप लोगों का, ठीक है, ई इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आप लोगों ने आंसर कर दिया, एग्जाम में रिपीट होके पूछने वाला क्वेश्चन है ये आप लोगों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि भारत का पहला साम्राज्य, ठीक है, एम्पायर, ठीक है, एक होता है राज्य छोटा सा, एक होता है साम्राज्य जो बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमारे भारत में, ठीक है, पूरे लगभग पूरे भारत को, दक्षिण भारत के इस हिस्से को छोड़कर, ठीक है, लगभग पूरे भारत को, इवन अफगानिस्तान तक फैला हुआ, ठीक है, मौर्य साम्राज्य, लेकिन बाद में धीरे धीरे कमजोर हो गया। तो ये जो साम्राज्य था उसकी नींव किसने रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसका आखिरी शासक कौन हुआ? ठीक है, बृहद्रथ, ये याद रखना है। अच्छा, ये बृहद्रथ को किसने मारा था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आप लोगों से कई बार क्रोनोलॉजी पूछी जाती है ना, ठीक है, तो देखो एक था यहां पर में नंद वंश, नंद वंश को खत्म करके, नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, मौर्य। अब ये मौर्य वंश का आखिरी शासक था बृहद्रथ, इसको खत्म करके कौन से वंश की स्थापना हुई थी? पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, तो शुंग वंश की स्थापना हुई थी, शुंग वंश की। पुष्यमित्र शुंग ने इनको मार दिया था, बृहद्रथ को मार दिया था और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश की स्थापना हुई थी। तो ये क्रोनोलॉजी आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हो। मौर्य वंश के पहले वाला था नंद वंश, ठीक है, और मौर्य वंश के बाद था शुंग वंश, ठीक है, और मौर्य वंश का आखिरी राजा बृहद्रथ, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, सबसे पहला शासक जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका द ग्रेट, ये पहले 3 शासक थे। ना पुष्यमित्र शुंग जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, इन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की। अब देखिए यहां पर मैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली भूमिगत गतिविधियों की एक प्रमुख महिला आयोजक थी। कौन से आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली जो है वो एक्टिव थी बहुत ज्यादा? चलिए 2500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, 1530 लाइक्स है, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे हर एक बच्चा, ठीक है, तब मजा आएगा आप लोगों को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा बेहतर और ज्यादा पढ़ाने के लिए। चलिए बताते जाइए जल्दी जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, अरुणा आसफ अली, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में 1942 के अंदर में बहुत ज्यादा एक्टिव थी और चुपके चुपके जो है वो आंदोलन चला रही थी। अरुणा आसफ अली ही थी जिन्होंने गोवालिया टैंक मैदान, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन इसके ऊपर में आ चुका है, गोवालिया टैंक मैदान के ऊपर में किसने झंडा फहराया था वो भी करवा दीजिएगा, ठीक है। तो गोवालिया, ठीक है, गोवालिया टैंक मैदान मुंबई के अंदर में, टैंक मैदान मुंबई के अंदर में किसने जो है झंडा फहराया था? तो इन्होंने ही झंडा फहराया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, आपके क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में अरुणा आसफ अली ने। क्विट इंडिया मूवमेंट की हीरोइन किसको कहा जाता है? हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका, ठीक है, इनको कहा जाता है स्वतंत्रता संग्राम की महान बूढ़ी औरत, द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये भी इनको ही कहा जाता है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में एक्टिव रहने वाली अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। 8 अगस्त 1942 को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। गोवालिया टैंक मैदान में इन्होंने जो है झंडा फहराया था, जिसको आज आप लोग अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हो, ठीक है। गांधी जी ने जो है ये रिजोल्यूशन ड्राफ्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट का, डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था इसके अंदर में, ठीक है। अरुणा आसफ अली थी जिन्होंने
झंडा फहराया था ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पृथक निर्वाचक प्रणाली किस अधिनियम में शुरू हुई? पृथक निर्वाचन प्रणाली मतलब कि कोई कम्युनिटी ऐसी रहेगी, किसी कम्युनिटी को अगर रिजर्वेशन दे दिया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए, मान लो ये पूरा देश है हमारा, ठीक है, फॉर एग्जांपल जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, ये हिस्सा मान लो अगर रिजर्व कर दिया गया, ठीक है, किसी कम्युनिटी के लिए, तो यहां पर में जो वोटर्स होंगे वो उसी कम्युनिटी के होंगे, वही कम्युनिटी के लोग वोट दे पाएंगे और उसी कम्युनिटी के जो कैंडिडेट है वो खड़े हो पाएंगे, ठीक है, जिससे यह इंश्योर किया जा सके कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन उनका हो, वही लोग उनको चुनेंगे और वही लोग जो है खड़े भी होंगे उसी उसी कम्युनिटी के या उसी जाति के या उसी धर्म के, जो भी है, ठीक है, अलग अलग उसकी चीजें की गई थी। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पृथक निर्वाचक मंडल की जो शुरुआत है ये हुई थी 1909 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बेसिकली आप लोगों का उसका एक्चुअल में नाम जो था वो था काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट था आप लोगों का, ठीक है। तो 1909 के अंदर में, ठीक है, आप लोगों का इसकी शुरुआत हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1909 के अंदर में, ठीक है। तो 1909 के अंदर में, 909 के अंदर में इसकी शुरुआत हुई सेपरेट इलेक्टोरेट की। सबसे पहले मुस्लिम्स को दिया गया था, फिर बाद में 1919 में बढ़ाकर सिखों को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, इनको भी देने लगे वो लोग। तो इस तरीके से जो सेपरेट इलेक्टोरेट है एक प्रकार का रिजर्वेशन है, लेकिन रिजर्वेशन से भी ज्यादा खतरनाक चीज थी ये, ठीक है, 1909 के अंदर में शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। उस समय में भारत के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे लॉर्ड मॉर्ले थे, और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द सेकंड, ठीक है, मिंटो, लॉर्ड मिंटो। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, भारत की आंतरिक सरकार, अंतरिम सरकार जो थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट 1946 में जो बनी थी, आजादी के पहले उन्होंने हम लोगों को ट्रायल बॉल खेलने के लिए जो है वो सरकार दी थी, ट्रायल खेलो करके, जब तक हम तुमको आजादी नहीं देते, ओके। तो उसमें गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके पास में था? देखिए जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में आपका नंबर चल रहा है 7611101101 9697888844, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी कोर्स है, अगर आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो टीचिंग परीक्षा आपके साथ में है, अगर आप सिलेक्शन के साथ में रैंक चाहते हो तो टीचिंग परीक्षा आपके साथ में है, आप अपने और अपने परिवार के सपने पूरा करना चाहते हो तो टीचिंग परीक्षा आपके साथ में है, अगर आप चाहते हो कि इसी अटेम्प्ट के अंदर में आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, आपको काश रहकर फिर से कोई कुछ और दिनों तक, इतने लंबे समय तक, 6 7 8 महीने और आपको इंतजार ना करना पड़े, ठीक है, और जल्दी से आप जॉब पे लग जाए, तो टीचिंग परीक्षा आपके साथ में आज के आज आप लोग ज्वाइन हो जाइए जी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पर मैं, तो आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। कल ही आप लोगों को मैंने बताया ये कि जो गृह मंत्रालय है, इवन बाद में जाकर आजादी के बाद में पहले उप प्रधानमंत्री, ठीक है, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। रक्षा मंत्रालय किसको दिया गया था? सरदार बलदेव सिंह को दिया गया था, सरदार बलदेव, बल था उनके पास में, ठीक है। खाद्य और कृषि मंत्रालय किसको दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्रालय किसको दिया गया होगा? स्वास्थ्य मंत्रालय, एक ट्रिक आपको बताई थी मैंने, अगर आप लोगों को याद है, स्वास्थ्य, अगर स्वस्थ रहना है तो अमृत पीना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो राजकुमारी अमृत कौर, ये भारत की पहली महिला मंत्री थी। अगर पहली महिला मंत्री बोल दिया जाए तो भी आप लोग आंसर लगा सकते हो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर था, अंतरिम सरकार के अंदर में कौन गृह मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय था? राजेंद्र प्रसाद, लियाकत अली, जॉन मथाई, जगजीवन राम नहीं थे, ठीक है। तो आंसर होगा आपका नन ऑफ दी अबव, ठीक है, आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। लिख दीजिए सभी लोग जल्दी से, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर, अमृत से याद रख लेना, स्वास्थ्य मंत्री। और पहली महिला, कितनी महिलाएं हैं यहां पर में, तो आप लोगों के लिए एक मिसाल, ठीक है, पनामा नहर किन दो महान महासागरों को जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए आप लोग, अभी बहुत न्यूज में है पनामा, वो तुम्हारे ट्रम्प चचा बोल रहे हैं कि पनामा को हम वापस ले लेंगे करके, ठीक है। यहां पर में आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यहां पर में साउथ अमेरिका, यहां पर में है पनामा नहर। वैसे बनाया इसको अमेरिका के सहयोग से था, बाद में पनामा, रिपब्लिक ऑफ पनामा को दे दिया गया था इसको। अमेरिका बोलता कि अब हम इसको वापस लेंगे करके, ठीक है, इसको वापस चाहिए हमें, ट्रम्प चचा बोल रहे बेसिकली। तो पनामा जो है किसको किसको जोड़ती है? पनामा जो है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है पनामा कैनल, ठीक है। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पनामा कैनल जो है फ्रेंड्स, इसने क्या किया है, बहुत लंबा रास्ता जो है ना, ठीक है, उसको कम करके बहुत कम में कर दिया। अदरवाइज क्या होता था, बहुत घूम के जाना पड़ता था, ठीक है। अभी क्या होता है, पनामा से डायरेक्टली वहां चले जाते हैं उधर साइड में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स की साइंस की मैराथन होने वाली है, आप लोगों की टीआरई 1 2 3 3 की री एग्जाम
ठीक है, 70वीं बीपीएससी, 70वीं बीपीएससी की री एग्जाम, इन सभी में पूछे गए क्वेश्चंस एक साथ आपको करवा रहे हैं कुलदीप सर आज। तो हर एक बच्चा तैयार रहेगा, हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो उस क्लास में मौजूद रहे। अगर किसी व्यक्ति ने 5-6 दिन रात दिन एक करके आपके लिए मेहनत की है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप इसके अंदर में नहीं कर पाएंगे तो फिर आप अपनी नजरों से कैसे, अपने खुद से नजर कैसे मिलाएंगे आप, ठीक है, जब उनकी क्लास देखोगे नेक्स्ट टाइम। तो हर बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि उस क्लास में मौजूद रहे अभी 2 बजे, और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता को किस लिए जाना जाता है? श्रीमती उषा मेहता। देखिए, अगर मैं उषा मेहता जी के बारे में बात करूं आप लोगों से, तो उषा मेहता जी ने जो है क्या किया था, उषा मेहता जी ने, ठीक है, एक सीक्रेट रेडियो चलाया था, सीक्रेट कांग्रेस रेडियो जिसको आप लोग बोलते हो। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो सीक्रेट कांग्रेस रेडियो एक्चुअल में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उस समय में कई सारे जो लोग थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े नेता जो थे इनको कैद किया गया था अहमदनगर के फोर्ट में। अहमदनगर का जो किला था वहां पर में उनको कैद किया गया। गांधी जी को कैद किया गया था, गांधी जी, उनकी वाइफ, ठीक है, और उनके जो सचिव थे, ठीक है, उनको कैद किया गया था आगा खान पैलेस पूना में, आगा खान पैलेस पूना में, पूना के अंदर में। तो बड़े बड़े जो नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो जो उस समय यंग लोग थे, ठीक है, आप लोगों की तरह, तो सीक्रेट रेडियो इन्होंने चलाया था। इसके अलावा आपको पता है अरुणा आसफ अली, उन्होंने जो है भूमिगत रहकर आंदोलन को और आगे बढ़ाया। तो इन्होंने उषा मेहता, श्रीमती उषा मेहता जो थी, उन्होंने सीक्रेट रेडियो चलाया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, सीक्रेट रेडियो, इसको याद रखेंगे आप लोग। सीक्रेट कांग्रेस रेडियो बोला जाता था। 14 अगस्त 1942 को जो है उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, और उस समय में उनके साथ दे रहे थे सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया, ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया भी इनके साथ में थे, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, राम मनोहर लोहिया। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आपको क्वेश्चन करवा दिया जाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीमती उषा मेहता के साथ में किसने साथ दिया था? तो राम मनोहर लोहिया जी ने साथ दिया था। सीक्रेट रेडियो कब चलाया गया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में चलाया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था आप लोगों का? तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के अंदर में शुरू हुआ था। गांधी जी ने डू और डाई का नारा, करो या मरो का नारा कब दिया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में दिया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? जल्दी बताइए। गांधी जी ने एकमात्र सेशन था जिसके अंदर में अध्यक्षता की थी, तो गांधी जी के द्वारा की गई अध्यक्षता केवल एकमात्र सेशन, ठीक है, और वो था बेलगांव, ठीक है, बेलगांव का सेशन था 1924 का। आप लोगों को याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि इसके तुरंत बाद, ठीक है, 1925 के अंदर में कानपुर में सेशन हुआ था, कानपुर के अंदर में, और वो सेशन की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने, ठीक है, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू 1925 में। तो गांधी जी ने केवल एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की, वो था, ठीक है, बेलगांव सेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, कितने लोग रेडी है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आपके काम की जानकारी देता हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोग जिसको स्किप कर देते हैं। आप लोगों को क्या पता है कि गांधी जी, वैसे मैंने जब हम लोगों ने कांग्रेस के सेशंस पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया हुआ है पेड क्लास के तरह, बट एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को कि गांधी जी के द्वारा फर्स्ट सेशन जो अटेम्प्ट किया गया था, गांधी जी, ठीक है, गांधी जी का जो फर्स्ट कांग्रेस सेशन था, कांग्रेस सेशन कौन सा था जो गांधी जी ने अटेम्प्ट किया था? वो था 1901 का, ठीक है, कलकत्ता के अंदर में हुआ था, कलकत्ता के अंदर में हुआ था। उसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है, दिनशो वाचा, ठीक है, दिनशो वाचा इसके अध्यक्ष थे। तो 1901 के अंदर में गांधी जी ने किया था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर गांधी जी तो 1915 में वापस आए, 1883 में गांधी जी चले गए थे, 1915 में वापस आए। अरे तो चले गए थे तो आते जाते रहते थे ना, ठीक है, आपकी जॉब लग जाएगी मान लो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या आप डायरेक्टली 20-25 साल के बाद में वापस आओगे कि अपने घर पे? आते जाते रहोगे ना। 1915 में परमानेंटली अपना बोरिया बिस्तर लेकर शिफ्ट हो गए थे वो, ठीक है। बाकी अदरवाइज आए थे वो 1901 के अंदर में, जब आए थे भारत के अंदर में तो वो गए थे, ठीक है, कांग्रेस का सेशन देखने के लिए कलकत्ता के अंदर में, ये याद रखना है। तो पहला सेशन जो गांधी जी के द्वारा अटेंड किया गया था वो था 1901 का कलकत्ता सेशन, ठीक है, उसके अध्यक्ष दिनशो वाचा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। 1997, 3 लाइक्स दूर है हम लोग 2000 लाइक से। सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे फ्रेंड्स, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बताइए, महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? अरे बीपीएससी देखो, 63वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, ये आप लोगों का क्वेश्चन टीआरई में आया था, ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोगों का देखो 63वीं बीपीएससी में ऑलरेडी आया हुआ है।
जल्दी से आंसर कर देंगे आप सभी। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा कहां पर में हुआ था, ये आप लोग बता दीजिए। बेलगांव में हुआ था, ये याद रख लेना आप लोगों ने, बेलगांव नाम की जगह पे। ठीक है, बेलगांव नाम की जगह पे हुआ था। नाउ, पश्चिम बंगाल पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? अरे वाह, चलो। अब इसमें जगह का नाम दिया है तो ईयर आप लोग बताएंगे, अभी कमेंट करके आप लोग ईयर बताएंगे। अरे प्रैक्टिस करते रहो, जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतना फायदा होगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगांव सेशन की थी 1924 के अंदर में। ये याद रखना है आप लोगों ने, 1924 में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई? देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी का जो आश्रम था, ठीक है, जो उन्होंने गुजरात के अंदर में अहमदाबाद में शुरू किया था, उसका नाम था सत्याग्रह आश्रम, जिसको आप लोग साबरमती आश्रम के नाम से भी जानते हो बाद में, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम सत्याग्रह आश्रम था। गांधी जी ने सबसे पहले जो शुरू किया था। ठीक है, तो बताइए गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम कब शुरू किया था? तो गांधी जी जिस साल आए थे, ठीक है, आप लोग जो है, जो जिसको आप लोग साबरमती आश्रम बोलते हो ना, एक्चुअल में उसका ओरिजिनल नाम सत्याग्रह आश्रम है। 1915 के अंदर में गांधी जी ने इसको शुरू किया था, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915। 1915 के अंदर में गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम शुरू किया, जिसको प्यार से आप लोग साबरमती आश्रम के नाम से भी जानते हो। साबरमती नदी के पास में शुरू किया था इसी वजह से। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ अब देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और मैं आप लोगों को सभी को बता दूं कि कुलदीप सर की क्लास है, हर एक बच्चा शुरुआत से, ठीक है, उस लेक्चर को देखेगा, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, 3000 से ज्यादा बच्चे वहां पर में होने चाहिए। कुलदीप सर ने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ठीक है, बताइए। कल अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ मैंने आप लोगों को शेर भी सुनाए थे गालिब साहब के। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब का टॉप क्लास शेर। तो आप लोगों को याद रखना है 1857 के विद्रोह के समय में, ठीक है, कौन से उर्दू कवि थे जिन्होंने मतलब 1857 का विद्रोह देखा? तो गालिब। एक्चुअली बहादुर शाह जफर के समकालीन थे ये, बहादुर शाह जफर के समय में थे। ठीक है, तो मिर्जा गालिब ने ये जो है ये देखा उस समय का। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। हो सकता है कभी भी आप लोगों से पूछ लिया जाए। मैंने आप लोगों को मीर तकी मीर के बारे में भी कल रात में बताया। ठीक है, जितने भी लोग थे उनको याद होगा, मीर तकी मीर के बारे में भी हमने देखा था ना। मीर तकी मीर की जो गजल है भाई, एपिक होती थी वो। तो मीर तकी मीर की ने जो है वो अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह का जो हमला था, उससे जो कटी फटी दिल्ली है वो देखी है उन्होंने। तो मीर तकी मीर अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के समय जो हमले हुए थे दिल्ली पे, उस समय में उस समय काल के थे वो। बाकी गालिब 1857 में जिंदा थे, मिर्जा गालिब। ठीक है, उनकी जो डायरी है उसको क्या कहा जाता है? दस्तंबू। दस्तंबू जो डायरी है जिसमें उन्होंने अपने शेर लिखे थे, दस्तंबू में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। जी, अभी किसी ने यहाँ पर में पूछा कि सर कोचराब आश्रम किसका था? तो जो सत्याग्रह आश्रम है उसी को आप लोग कोचराब आश्रम के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो वो जो 1915 में गांधी जी ने स्थापित किया था वही था कोचराब आश्रम। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। आई थिंक कुलदीप सर की जो है अभी क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। आप सभी के सभी बच्चे, ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप लोगों के और जो क्वेश्चन है हम लोग जल्दी जल्दी से और कुछ क्वेश्चन है उनको भी कर लेते हैं, ताकि कुलदीप सर की क्लास तक आप सभी के सभी जो है यहाँ पर मैं अच्छे से आप लोग जो है इसको देखते रहे। ठीक है, और आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों का, इसको भी देख लीजिए, आप सभी के सभी बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा।
ठीक है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये बता देंगे आप सभी के सभी, जल्दी जल्दी से बताइए। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये किया था, ठीक है, सर सैयद हैदर रजा ने, ठीक है, सर सैयद हैदर रजा ने। पुणे और देखो, स्वदेशी आंदोलन के बारे में आपको बता देता हूं, आप लोग सभी लोग मेरे साथ साथ में कंट्रीब्यूट करते जाइए, आप सभी बच्चे, हर एक बच्चा कंट्रीब्यूट करेगा। बताइए स्वदेशी आंदोलन जो है वो किस आंदोलन, किसके बाद में हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन, उसके बाद में, बंगाल विभाजन के बाद में, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1905 के अंदर में, ठीक है। ये पूरे देश के अंदर में फैल गया। दिल्ली के अंदर में इसका नेतृत्व किया था सर सैयद हैदर रजा ने, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। ओके, अजीत सिंह जो थे उन्होंने पंजाब के अंदर में इसका नेतृत्व किया, पंजाब के इलाके के अंदर में। बाल गंगाधर जो तिलक थे उन्होंने मुंबई और पुणे के इलाके के अंदर में, मुंबई पुणे के इलाके के अंदर में किया था। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन के समय में आप लोग मुझे बताइए कि कौन सा नारा था जो फेमस हो गया था, कौन सा नारा था जो सबसे ज्यादा फेमस हो गया था, जिसको ग्रीट करते थे एक दूसरे को बोलकर वो लोग जो है देते थे। सर आपने 10,000 क्वेश्चंस देकर क्या गजब कर दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए टीचिंग परीक्षा ने बहुत मेहनत किया होगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, प्रिया गुप्ता जी का है, मीठी म्यूजिक सेंटर का है, 10,000 क्वेश्चन वाला टेस्ट देने में मजा आता है, लव यू टीचिंग परीक्षा, आपकी सिलेक्शन तैयारी में पक्का है, अब की सिलेक्शन तैयारी में पक्का है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, और जिन बच्चों को भी पसंद आ रहा है बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा मेहनत करता रहेगा। तो जो है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बाद में जो है वंदे मातरम का आंदोलन, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम का जो नारा जो है फ्रेंड्स ये फेमस हो गया था, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। बंगाल विभाजन को बंग भंग भी कहा जाता है, बंग भंग भी कहा जाता है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, बंग भंग भी इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, अच्छा मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ कि 1905 के अंदर में, ठीक है, बंगाल का बंटवारा कब हुआ था? ठीक है, बंगाल का बंटवारा तो हुआ था 1905 के अंदर में, 1905 में। मुझे बताइए 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, ये बता दीजिए आप सभी के सभी, कहाँ हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी बता देंगे, अध्यक्ष कौन थे। चलिए देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बंगाल के बंटवारे की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस साल क्या हुआ था। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों का अभी इस सेशन के बाद में कुलदीप सर की साइंस की क्लास है, हर एक बच्चा, सभी की जिम्मेदारी रहेंगी, इंडिविजुअल जिम्मेदारी कि आज सर की मेहनत जो है वो रंग लानी चाहिए, और आप सभी के सभी जाकर उस सेशन को लाइक जरूर कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, उसको सेशन को लाइक कर देंगे और वहां पर मैं लिख देंगे प्रेजेंट प्रेजेंट सर करके सभी के सभी, और जहां भी शेयर कर सकते शेयर कर देंगे। ठीक है, सर को लगना चाहिए कि जो जो बच्चों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, टीचिंग परीक्षा की पूरी टीम उनके साथ में लगी हुई है। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि यूट्यूब टीम जो है उनके असिस्ट कर रही है, उनको हेल्प कर रही है। ठीक है, एक एक बंदा यहाँ पर मैं लगा हुआ है, ओके, सर के साथ में। तो आप लोगों के लिए सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी हर बच्चे की इंडिविजुअल जिम्मेदारी बनती है पर्सनल लेवल के ऊपर में, बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं, आपकी जिम्मेदारी। तो ये सेशन जो है फ्रेंड्स आपका बनारस में हुआ था, ये याद रखना है। कलकत्ता जो लोग लिख रहे हैं उनका गलत है, बनारस में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, इनके जवाब आप लोग मुझे दोगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को अगर क्षमादान देना है तो उनका आर्टिकल क्या है। राष्ट्रपति को अगर क्षमादान देना है, किसी को भी क्षमा देना है, ठीक है, माफ कर देना है, तो उसका आर्टिकल है 72, उसके जरिए वो क्षमादान दे सकते हैं। क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की, पार्डन करने की, माफी देने की 72 में। राज्यपाल की कितने नंबर पे है, कौन सी है, आर्टिकल नंबर 161 के अंदर में। दोनों ही आर्टिकल्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, आज आप क्या करोगे, अभी के अभी जब आप कुलदीप सर की क्लास में जाओगे तो राष्ट्रपति का 72, राज्यपाल का या गवर्नर का 161 सर को जाके बता दोगे। ठीक है, कि सर दानी सर ने आज बताया है 72 है राष्ट्रपति का, राज्यपाल का 161 है। ठीक है, उसके बाद में आप लोग बताओगे कि 1905 का जो सेशन है वो कहां पर में आयोजित हुआ था। ठीक है, और कौन थे उसके अध्यक्ष। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे ये आप लोग मुझे बता दोगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ठीक है, जो लिखी थी तोहफतुल मुवाहिदीन, वो कौन सी भाषा में उन्होंने लिखी थी। ठीक है, कौन सी भाषा में, राजा राम मोहन राय ने कौन सी भाषा में लिखी थी ये आप लोग बताओगे। साथ ही साथ आप मुझे बताओगे कि मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला जिसको सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे अंग्रेज,
ये कहां से लड़ाई लड़ रहे थे 1857 की? 1857 को कौन से शायर ने देखा है? कौन सा शायर था जिसने देखा? ये सारे आंसर्स आप लोगों ने लिखने कुलदीप सर के अभी क्लास के अंदर में जाकर। आप लोग वहां पर में जाइए, सर रेडी हो चुके हैं बिल्कुल एकदम आप लोगों के लिए, ठीक है। और वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पिछले 5 से 6 दिन से दिन रात एक कर दिया है सर ने आप लोगों के लिए। तो आज आप सभी ने जाके उनको थैंक यू बोलना है, सारे के सारे बच्चों ने, ठीक है। कम से कम 3000 बच्चों ने वहां पर में लाइव रहकर जो है तोहफा देना है सर को, सर की मेहनत के लिए, ताकि सर और ज्यादा मेहनत कर सके, बाकी लोग भी आप लोगों के लिए इसी तरीके से मेहनत कर सके। तो जल्दी से आप लोग चले जाइए उस सेशन के ऊपर में, और वहां पर में जाकर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख दीजिए जल्दी से, और सर को भी धन्यवाद कर दीजिएगा। कौन से शायर थे जो 1857 के विद्रोह को जिन्होंने देखा है वो आप बता देंगे वहां जाके। चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ठीक है। और सेशन को लाइक अगर आपने कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप सर के सेशन को भी जाके लाइक कर दीजिए वहां पर में जाकर। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप लोगों ने, ठीक है। और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर नीचे में आप लोगों को कोर्सेज भी दिख जाएंगे, ठीक है। उन पर क्लिक करके भी आप लोग जा सकते हो वेबसाइट के ऊपर में, और ऐप के ऊपर में जाके फिर पढ़ाई अपनी शुरू कर सकते हो। 7611101101 96978844। थैंक यू वेरी मच, और कुलदीप सर की क्लास में मिलते हैं। मैं भी देखने वाला हूँ क्लास, आप सभी लोग भी आ जाइए जल्दी से। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।